Class 11th, Themes in World History, Writing and City Life. Part 2, Urbanization in Southern Mesopotamia, Temples and Kings. 5000 BCE के बाद से सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए थे और जो शुरुआती शहर हैं मेसोपोटामिया के वो इन्हीं सेटलमेंट्स में से इमर्ज हुए। कई तरह की सिटीज़ थीं। फर्स्ट वो शहर जो कि टेम्पल्स के किनारे डेवलप हुए थे, दूसरे वो शहर थे जो कि सेंटर्स ऑफ ट्रेड थे, और थर्ड जो शहर थे वो इम्पीरियल सिटीज़ थीं जो कि एम्परर्स के कैपिटल हुआ करते थे। Mesopotamian religion and beliefs. The people of Mesopotamia, they were polytheistic. That means they believed in many gods and they also believed in life after death. जो मेसोपोटामिया के अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने अपने गांव के सेलेक्टेड स्पॉट्स पर टेम्पल्स को बनाना और रिपेयर करना शुरू कर दिया था। जो अर्लीस्ट टेम्पल है मेसोपोटामिया का, ये एक छोटा सा श्राइन था जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ था, कच्ची ईंटों का बना हुआ था। जो टेम्पल्स थे ये वेरियस गॉड्स के रेजिडेंसेस थे, विभिन्न देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे मून गॉड ऑफ उर, इन्नाना the goddess of love and war. टेम्पल्स ब्रिक से कंस्ट्रक्टेड थे और समय के साथ ये लार्ज होने लगे, जबकि जो टेम्पल का ओपन कोर्टयार्ड, जब इसके चारों तरफ कई सारे कमरे बनाए गए। लेकिन जो शुरुआती मंदिर थे वो ऑर्डिनरी जो हाउसेस थे उनसे कुछ अलग नहीं थे, क्योंकि ये भी एक तरह से एबोर्ड ऑफ गॉड, देवताओं के निवास स्थान थे। लेकिन जो टेम्पल का जो आउटर वॉल था वो हमेशा अंदर और बाहर की तरफ रेगुलर इंटरवल पर मूव करता था, जबकि ऑर्डिनरी घरों में ऐसा नहीं था। मेसोपोटामियन टेम्पल में जो गॉड थे दे वर द फोकस ऑफ वर्शिप। इन्नाना टेम्पल, उरुक। इन्नाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। गॉडेस इन्नाना एट निपुर। Temple at Ur. Mesopotamian temples they were called ziggurat. इन्हें जिगुरात बोला जाता था। Temple at Ur, Moon Temple, Ur. Construction and maintenance of temples in मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो गॉड थे उन्हें एग्रीकल्चरल फील्ड्स का, फिशरीज़ का और लोकल कम्युनिटी के जानवरों का थ्योरेटिकल ओनर माना जाता था, और इसीलिए लोग इनके खेतों में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था उसका एक हिस्सा देवताओं को चढ़ाने के लिए मंदिर में लाते थे। जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं मेसोपोटामिया के, उनके फ्लोर्स पर फिश बोन पाए गए हैं। समय के साथ ये जो टेम्पल थे इनमें इतना चढ़ावा चढ़ने लगा कि अब
इसमें प्रोसेसिंग का काम भी शुरू हो गया, जैसे ऑयल सीड से ऑयल प्रेस करके निकालना, अनाज का पिसना, सूत काटना या ऊनी कपड़ों का बुनना, ये सारे काम भी मंदिर में होने लगे। समय के साथ जो मंदिर थे ये अर्बन इंस्टीट्यूशन का मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गए। इन्होंने प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना, मर्चेंट्स को एम्प्लॉय करना और डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया कि किसको क्या अलॉट किया गया और किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बेशक मेसोपोटामिया में नेचुरल फर्टिलिटी थी, लेकिन इसके बावजूद कई बार खेती करने में प्रॉब्लम होती थी। और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेसोपोटामिया में जो विलेज थे वो पीरियोडिकली रीलोकेट होते रहते थे, क्योंकि जब नदियों में बाढ़ आती थी या नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती थी या बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो गांव के लोग एक जगह से हट के दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। इसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि जो लोग पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में रहते थे, कई बार वो जो नेचुरल चैनल्स थे उनके वाटर को अपने फील्ड की तरफ डाइवर्ट कर देते थे, जिसके कारण जो नीचे के गांव थे वहाँ पर पानी खेतों को सींचने के लिए नहीं मिल पाता था, जिसके कारण मेसोपोटामिया के जो गांव थे वहाँ पर लैंड और वाटर के लिए कंटिन्यू लड़ाई होती रहती थी। और इस लड़ाई में जो विक्टोरियस चीफ थे वो अपने फॉलोअर्स में लूट का माल बांट देते थे, और जो डिफीटेड ग्रुप्स हैं उनके फॉलोअर्स को वॉर प्रिजनर बना लेते थे। रोल ऑफ किंग्स इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। तो जो वॉर प्रिजनर्स थे इनको एज अ गार्ड और सर्वेंट एम्प्लॉय किया जाता था। कई बार जो विक्टोरियस चीफ थे वो लूट का जो प्रीशियस पार्ट था, जो कीमती हिस्सा था, वो ईश्वर को चढ़ाते थे। उसका इस्तेमाल ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल, मंदिरों को बनवाने के लिए, उसको सजाने के लिए किया जाता था। और जो किंग थे इन्होंने टेम्पल वेल्थ को ऑर्गेनाइज करना और डिस्ट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया। समय के साथ ये जो चीफ थे इन्होंने कम्युनिटी वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस किया, जिसके कारण नए नए इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश होने लगे। जो किंग थे उन्होंने टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के लिए मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स दूसरे जगह से मंगवाने शुरू किए। ये जो टेम्पल बनवाए जाते थे उनका ब्यूटिफिकेशन होता था, इसके लिए वॉर कैप्टिव्स को और लोकल लोगों को हायर किया जाता था। तो ये लोग टेम्पल के लिए भी काम करते थे और रूलर के लिए भी काम किया करते थे। बेशक मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना वहाँ पर कंपलसरी था, और काम के बदले उन्हें राशन दिया जाता था। और हज़ारों की संख्या में ऐसे राशन लिस्ट मिले हैं जिसमें काम करने वाले लोगों के नाम
के आगे उन्हें दिए जाने वाला अनाज, कपड़ा, तेल, इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। हजारों लोगों को टेम्पल कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉय किया जाता था और इसके लिए लोगों को जो क्ले टैबलेट्स हैं उनसे कोन बनाना, उसको ना सिर्फ कोन के मेकिंग में लेकिन कोन के बेकिंग में भी एम्प्लॉय किया जाता था। बाद में ये जो क्ले कोन्स थे उनको अलग अलग कलर्स में पेंट करके मंदिर के जो वॉल थी उस पे लगाया जाता था, जिससे कि मंदिर की जो वॉल हैं वो सुंदर दिख सकें। इसके अलावा स्कल्पचर के फील्ड में भी काफ़ी डेवलपमेंट मेसोपोटामिया में हुआ था। मूर्तियां बनाने के लिए ये लोग क्ले ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए ये स्टोन्स को इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया में ही पॉटर्स व्हील भी इन्वेंट हुआ था। पॉटर्स व्हील इन्वेंट होने के बाद अब पॉटर्स के वर्कशॉप में एक साथ मास प्रोडक्शन होने लगा, एक जैसे बर्तन एक जगह पे बनाए जाने लगे। लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। मेसो कुछ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इससे पता चलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती थी, उनको ज़्यादा आइडियल माना जाता था, लेकिन कई बार जो मैरिड सन थे वो अपने पेरेंट्स के साथ भी रहा करते थे। मैरिज के प्रोसीजर के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी बाय द ब्राइड्स पेरेंट्स। तो सबसे पहले जो लड़की होती थी उसके जो पेरेंट्स होते थे वो मैरिज के विलिंगनेस को डिक्लेयर करते थे। जब शादी होती थी तो गिफ्ट एक्सचेंज होता था दोनों साइड से, और जो टेम्पल में चढ़ावा चढ़ाया जाता था, सोशल डिनर ऑर्गेनाइज किए जाते थे जिसमें दोनों पार्टी के लोग शामिल होते थे। और जब लड़की की मदर इन लॉ बहू को लेने के लिए आती थी तब बहू को उसके फादर इनहेरिटेंस का उसका शेयर उसको दे देते थे, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती थी जैसे फादर का हाउस, हर्ट, फील्ड, they were inherited by the sons. Ur was a town and one of the earliest cities excavated in the 1930s. उर मेसोपोटामिया के उन शहरों में से एक था जहां सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का काम 1930s में हुआ। और जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुए इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो शहर थे, स्पेशली जो उर शहर था, इसमें टेढ़ी मेढ़ी और पतली गलियां पाई जाती थीं, जिससे ये भी पता चलता है कि अगर अनाज या फायरवुड घर तक पहुंचाना है तो इसके लिए गाड़ी घरों तक, बैलगाड़ी घरों तक नहीं पहुंच सकती थी, इसे गधों पे लाद करके घरों तक ले जाया जाता था। मेसोपोटामिया के जो शहर थे वहाँ पर टाउन प्लानिंग या स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं पाए जाते थे। यहाँ पर नालियाँ नहीं पाई जाती थी, लेकिन जो घर का वेस्ट वाटर है उसको निकालने के लिए जो नालियाँ थी या क्ले पाइप थे, ये उर
के जो घर थे इनके इनर कोर्टयार्ड्स में पाए जाते थे, जिससे यह समझा जा सकता है कि जो घर के आंगन थे वो, जो घर के छत थे वो आंगन की तरफ ढलान पर थे, आंगन की तरफ जो है ढलान पर थे, जिससे जो बारिश का पानी है ये घर के आंगन में इकट्ठा हो जाता था। और घर के आंगन में जो सैंप बने होते थे उसके थ्रू ये अंदर चला जाता था। जो लोग थे वो अपने घरों का जो कचरा है उसे गलियों में फेंक देते थे, जिसके कारण गलियां समय के साथ ऊंची हो जाती थी, और इसलिए लोगों को अपने घरों के थ्रेशहोल्ड्स को समय के साथ ऊंचा करना पड़ता था, ताकि बारिश का पानी जो है घर के अंदर ना आ जाए। घरों के अंदर जो रोशनी थी वो खिड़की से नहीं आती थी, बल्कि दरवाजे से आती थी, और उन दरवाज़ों से आती थी जो कि आंगन की तरफ खुलते थे। ओके, हाउसेस को लेकर के कुछ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी थे, जिसके बारे में मेसोपोटामिया में जो ओमेन टैबलेट्स पाई गई हैं, शकुन अपशकुन से रिलेटेड ओमेन टैबलेट्स पाई गई हैं, उसमें रिकॉर्ड किया गया है, उसमें लिखा गया है कि अगर घर का जो थ्रेशहोल्ड है ये ऊंचा उठा होगा, घर की दहली ऊंची उठी होगी, तो इससे वेल्थ आएगा, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वो लकी होगा, और अगर घर का लकड़ी का जो मेन डोर है वो अंदर की तरफ ना खुल कर के बाहर की तरफ खुले तो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए टॉर्मेंट होगी, अपने हस्बैंड के लिए दुख का कारण बनेगी। टाउन सीमेंट्री, तो जो उर के लोगों के लिए एक ग्रेवयार्ड भी था, टाउन सीमेंट्री भी थी, जिसमें रूलर्स और कॉमन लोगों के ग्रेव्स पाए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें घरों की फर्श के नीचे भी दफनाया जाता था। A trading town in a pastoral zone। 2000 BCE के बाद जो रॉयल सिटी मारी ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई। मारी जो शहर था ये यूफ्रेटस के अपस्ट्रीम्स पर लोकेटेड था, जहाँ पर ये एरिया जो था यहाँ पर खेती का काम भी होता था और एनिमल रियरिंग, जानवर भी पाले जाते थे। ज़्यादातर हिस्सा जो इसका था वो भेड़ बकरियों को पालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो हर्डर्स थे, जो जानवरों को पालने वाले चरवाहे थे, ये अपने जानवर और उनसे मिलने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़, लेदर, मीट, इसको किसानों से एक्सचेंज करते थे, और किसानों से ये लोग मेटल टूल्स, क्लोथ्स, फूड ग्रेन्स वगैरह लेते थे। समय के साथ जो नॉमेडिक ग्रुप थे, जो खाना बदोश लोग थे, वो वेस्टर्न डेजर्ट से फिल्टर हो करके ये जो प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल लैंड था इसमें आकर के बसते चले गए। तो ये जो नॉमेडिक पीपल जब ये आते तो अपने साथ जानवर लेकर के आते थे, और ये यहाँ पर धीरे धीरे सेटल डाउन होते गए, और इन लोगों ने एज अ हर्डर्स आए थे, हार्वेस्ट लेबरर्स, तो चरवाहे के रूप में आए थे। इसके अलावा खेतीहर मजदूर के रूप में आए थे। इन्होंने
भाड़े के सैनिकों के रूप में भी काम किया और ये यहाँ पर आकर के बस गए। ऐसे लोगों में अक्केदियंस, एमोरॉइट्स, असीरियंस, अर्मेनियन, ये सारे ट्राइब के जो लोग थे वो भी थे। जो मारी के किंग थे देवर एमरॉइट्स, ये एमरॉइट्स थे और इनका जो ड्रेस है ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ मारी से डिफ़र करता था। तो लेकिन ये जो रूलर्स थे एमरॉइट्स, इन्होंने ना सिर्फ मेसोपोटामियन गॉड्स को रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया बल्कि इन्होंने मारी में डैगन जो गॉड ऑफ स्टेप हैं इनके लिए भी टेम्पल बनवाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर इट वाज ओपन टू डिफरेंट पीपल एंड कल्चर्स। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो विशेषता है कि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग आए और आकर के ये आपस में इतना घुल मिल गए कि इन्होंने एक मिक्स कल्चर क्रिएट किया। मारी ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन अर्बन सेंटर्स के रूप में जो अर्बन सेंटर्स ट्रेड के कारण प्रॉस्पेरस हुए थे। तो मारी जो है ये एक ट्रेड सेंटर था। सिटी ऑफ मारी, सुमेरियन स्टेचू मारी, seal of Mari, Mari remains a trading town in a pastoral zone, life in the city of Mari। जो मारी के किंग्स थे उन्हें काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता था क्योंकि कई सारे जो हर्डर्स थे, कई सारे नॉमेडिक ग्रुप थे वो इस राज्य में आते रहते थे। लेकिन ऐसे जो नॉमेडिक ग्रुप थे इन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जो मारी ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था जहाँ से होकर के वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल ये सब जो है नाव के जरिए यूफ्रेटस रिवर के थ्रू साउथ एंड टर्की, सीरिया, लेबनान इन सारे इलाकों में लाया और ले जाया जाता था। ये जो बोट्स थे इसमें ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड, वाइन, ऑयल जार ये सारी चीज़ें ले जाई जाती थी और मारी जो शहर था यहाँ पर ये लोग रुकते थे सदर्न सिटीज़ में जाने के पहले। इस टाउन के जो ऑफिसर्स थे ये जाते थे, पोर्ट्स पे जाते थे, सामानों को इंस्पेक्ट करते थे और फिर इंस्पेक्शन के बाद फिर इन्हें आगे बढ़ने का परमिशन मिलता था। लेकिन इसके पहले जो भी सामान यहाँ से पास होता था उसका 10% ये लोग एज अ टैक्स लेते थे। तो बेशक मारी जो किंगडम था ये मिलिट्रली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन ये एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस था। तो सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर में सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था और जब शहर वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाते थे इन्हें पोइट्री के थ्रू याद रखा जाता था। गिलगेमिश जो एपिक है जो कि एम्परर गिलगेमिश के बारे में है, इसको पढ़ने से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों के बारे में कितना प्राइड फील करते थे। गिलगेमिश उरूक का रूलर था जिसने
दूर दराज के लोगों को हराया था और उन टेरिटरीज़ को अपने एम्पायर का पार्ट बनाया था। लेकिन जब इसका जो हीरोइक फ्रेंड, बहुत बहादुर दोस्त, इसकी डेथ हो गई, तो फिर ये इमॉर्टेलिटी के सर्च में इसने एक तरह से वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, संन्यास ले लिया। लेकिन ये अपने एम में सक्सेसफुल नहीं रहा, इसे कहीं शांति नहीं मिली, ये वापस उरूक लौट करके आया। द लीगेसी ऑफ राइटिंग, जो मूविंग नैरेटिव्स हैं, इन्हें ओरली ट्रांसमिट किया जा सकता है, लेकिन साइंस के लिए रिटन टेक्स्ट की ज़रूरत होती है ताकि उन्हें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास किया जा सके। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की दुनिया को सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका टाइम डिवीज़न और उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो मेसोपोटामियन कैलेंडर है, मेसोपोटामियन कैलेंडर दैट वर बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ मून, तो इनके लूनर कैलेंडर थे और उन्होंने टाइम को, ईयर को 12 मंथ्स में डिवाइड किया। 1 month was divided into 4 weeks, day was divided into 24 hours and 1 hour was divided into 60 minutes. मेसोपोटामिया में जो क्ले टैबलेट्स पाए गए हैं उनको देख के पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जानते थे। स्क्वायर रूट टेबल्स, इससे रिलेटेड टैबलेट्स मिले हैं, तो ये स्क्वायर रूट्स वगैरह कैलकुलेट करना भी जानते थे। टैबलेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड टैबलेट्स मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वो लोग जानते थे। मेसोपोटामियंस जो हैं वो सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस इनको ऑब्जर्व करते थे, उनको रिकॉर्ड भी करते थे। वहाँ पर ऐसे स्कूल थे जहाँ पर बच्चों को क्ले टैबलेट्स को पढ़ना और उन्हें कॉपी करना सिखाया जाता था। पैसेज बेस्ड रेफरेंसेस, ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस है, इसमें शिमार इसका रेफरेंस मिलता है और इसमें शिमार इट मीन्स जो सुमेर है, इट वाज द सिटी बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। मेसोपोटामिया की जो टैबलेट्स हैं इसमें पता चलता है कि जो कॉपर है अलाशिया यहाँ से मंगाया जाता था, और अलाशिया इट वाज द आइलैंड ऑफ साइप्रस। ये ट्रेड का मेजर आइटम था और जो कि मारी के अर्बन प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। द वर्का हेड, लेडी ऑफ उरूक, ये जो है ये फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर है, ये मूर्ति कला का बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ था। इसको उरूक में पाया गया है, लगभग 3000 BCE पहले बना था, और ये वुमेन माउथ, चिन एंड चीक्स का सबसे अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो मारी का महल है ये किंग जिम्रुलिन इसका रेजिडेंस था, यहाँ पर शाही परिवार रहता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर भी था। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन वर्क भी किया जाता था। इस पैलेस में सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, ओपन कोर्टयार्ड था, और इसमें इस महल में लगभग 260 रूम्स थे। असीरिया का जो किंग असुरबेनीपाल, इसने निन्वे इसका जो कैपिटल था वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनवाई थी, और इस लाइब्रेरी में क्ले टैबलेट्स थी जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, एपिक, ओमान, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हिम्स एंड पोएम्स पर बेस्ड थी।
नेबोनिडस ये बेबीलोनिया का लास्ट किंग था, जिसे दुनिया का फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी माना जाता है। इसके अलावा जो कनेक्शन है बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग, इसके बारे में एक सुमेरियन एपिक से पता चलता है। और ये जो एपिक है, इट इज़ एन एपिक पोएम about Enmerkar, and Enmerkar was the first king of Uruk. Look at the Cretan fertile. Euphrates, Tigris, Babylonia, Akkad, Nineveh, Uruk, Ur, Sumer, important cities of Mesopotamia. पैसेज बेस्ड रेफरेंसेस, ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस है, इसमें शिमार इसका रेफरेंस मिलता है। और इसमें शिमार इट मीन्स जो सुमेर है, इट वाज द सिटी बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। मेसोपोटामिया की जो टैबलेट्स हैं, इसमें पता चलता है कि जो कॉपर है, अलाशिया यहाँ से मंगाया जाता था, और अलाशिया इट वाज द आइलैंड ऑफ साइप्रस। ये ट्रेड का मेजर आइटम था, और जो कि मारी के अर्बन प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। द वर्का हेड, लेडी ऑफ उरुक, ये जो है ये फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर है। ये मूर्ति कला का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ था। इसको उरुक में पाया गया है। लगभग 3000 BCE पहले बना था, और ये वुमेन माउथ, चिन एंड चीक्स का सबसे अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो मारी का महल है, ये किंग जिम्रुलिन इसका रेजिडेंस था। यहाँ पर शाही परिवार रहता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर भी था। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन वर्क भी किया जाता था। इस पैलेस में सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, ओपन कोर्टयार्ड था, और इसमें इस महल में लगभग 260 रूम्स थे। असीरिया का जो किंग असुरबेनीपाल, इसने निन्वे इसका जो कैपिटल था, वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनवाई थी, और इस लाइब्रेरी में क्ले टैबलेट्स थी, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, एपिक, ओमान, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हिम्स एंड पोएम्स पर बेस्ड थी। नेबोनिडस ये बेबीलोनिया का लास्ट किंग था, जिसे दुनिया का फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी माना जाता है। इसके अलावा जो कनेक्शन है बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग, इसके बारे में एक सुमेरियन एपिक से पता चलता है। और ये जो एपिक है, इट इज़ एन एपिक पोएम अबाउट एनमर्कर, एंड एनमर्कर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ उरुक। Look at the Cretan fertile. Euphrates, Tigris, Babylonia, Akkad, Nineveh, Uruk,